चलिए उदाहरण 3 देखते हैं। अनवर प्रतिमाह एक निश्चित राशि की बचत करता है। पहले महीने वह 200 रुपए की बचत करता है, दूसरे महीने 250 रुपए की बचत करता है और तीसरे महीने 300 रुपए की बचत करता है। तो इस क्रम में 1000 रुपए की मासिक बचत कौन से महीने में होगी, उस महीने तक उसकी कुल बचत कितनी होगी। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि प्रतिमाह एक निश्चित राशि की बचत करता है। यदि वो पहले महीने 200 रुपए की बचत करता है, मतलब पहला पद 200 हो गया, ए का मान कितना हो गया 200, दूसरे महीने में 250 करता है, तीसरे महीने में 300 करता है। तो एक अंगठी श्रृंखला बन गई। पहले महीने में 200, दूसरे में 250, तीसरे में 300, अंगठी श्रृंखला हो गई। डी का मान कितना होगा, T2 माइनस T1 करेंगे, 250 में 200 घटाएंगे तो कितना आएगा 50। अब क्या बोल रहा है कि इस क्रम में 1000 रुपए मासिक बचत कौन से महीने में होगी, उस महीने की कुल बचत कितनी होगी। पहले बोल रहा है कि कौन से महीने में 1000 बचत हो जाएगी, मतलब हमें n का मान पता करना है। तो यहाँ देखिए Tn का मान दिया है, Tn का मान दिया है 1000 और n का मान हमें निकालना है। तो Tn का सूत्र लगा दिया और Tn की जगह लिख दिया 1000 और a का मान कितना है, a का मान 200 है, a का मान 200 रख दिया प्लस n माइनस 1 डी, डी का मान कितना है 50 है, देखिए डी का मान 50। फिर यहाँ लिखेंगे 1000, ये 250 n माइनस 50 हो जाएगा। 200 में 50 घटाएंगे 150 प्लस 50 n, इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे। ये देखिए 150 इधर ले जाके माइनस करेंगे तो 50 n, मतलब इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। फिर ये 150 का उधर 95 करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 50 n में इसको घटाएंगे 850 आएगा, 50 का भाग दे देंगे, इधर ले जाके भाग देंगे तो n का मान 17 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यही था, 1000 रुपए की मासिक बचत कौन से महीने में होगी। तो कौन से महीने में होगी, 17वें महीने में जाके 1000 रुपए की बचत होगी। अब वो बोल रहा है कि पूरे 17 महीने तक उसकी कुल बचत कितनी हो जाएगी, मतलब हमें कुल बचत मतलब एस एन का फॉर्मूला लगाना, एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1 और हमें निकालना है एस, एन का मान 17 आ गया, देखिए एन का मान 17 रख देंगे, 2 गुणे 200, ए का मान 200 प्लस एन का मान 17, देखिए तो एन का मान 17 माइनस 1, डी का मान 50। कैलकुलेशन करेंगे, पूरा कैलकुलेशन आपको आता है। 2 में 200 गुणा 400, 17 में 1 गया 16, 16 में 50 का गुणा 800, 800 में 4 से जोड़ेंगे 1200, 200 का भाग 1200 में देंगे 600, 600 में 17 का गुणा करेंगे तो 10,200। 17 महीने की कुल बचत कितनी हो जाएगी, 10,200 रुपए। ये हो गया हमारा उदाहरण 3। अब चलते हैं उदाहरण 4 की तरफ। आकृति में दर्शाए अनुसार किसी रेखा पर बिंदु ए को केंद्र बिंदु लेकर 0.5 आकृति में दर्शाए अनुसार किसी रेखा पर ये बिंदु ए को केंद्र लेकर, देखिए एक बिंदु ए है केंद्र, इसको लेकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला P1 का अर्धवृत्त खींचा। मतलब ये देखिए पहला अर्धवृत्त कितने सेमी का है, 0.5 सेमी का। अर्धवृत्त उस रेखा को बी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। देखिए बी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है एक अर्धवृत्त, मतलब इसको केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बना दिया। देखिए अर्धवृत्त है और ये अर्धवृत्त कितने सेमी का, 0.5। बिंदु बी को केंद्र मानकर 1 सेमी त्रिज्या का P2 अर्धवृत्त। अब देखिए ये तो P1 अर्धवृत्त हो गया, अब यहाँ B को केंद्र माना और यहाँ से एक दूसरा अर्धवृत्त बना दिया। देखिए नीचे की तरफ जो अर्धवृत्त बन रहा है P2, ऊपर P1 बनाया, नीचे P2 अर्धवृत्त। इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेमी। इसकी त्रिज्या पूरी कितनी है, 1 सेमी। और फिर जाकर के अब फिर A को केंद्र माना और एक दूसरा अर्धवृत्त बना दिया, कितने सेमी का, 1.5 सेमी त्रिज्या का। देखिए ए को केंद्र मान के अब 1.5 सेमी त्रिज्या ले लिया और 1.5 सेमी त्रिज्या लेके एक फिर ऊपर की तरफ P3 अर्धवृत्त बना दिया। इस प्रकार ये तथा बी को केंद्र मानकर क्रम से 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्तों की रचना करने पे एक वलयाकृत आकृति बनती है। ऐसे खींचते जाएंगे अर्धवृत्त, एक आकृति बनेगी। इस प्रकार 13 अर्धवृत्त बनाए गए तो वलयाकृत की लंबाई कितनी हो जाएगी, जबकि पाई का मान 22/7 लेना है। तो हमें पता करना है कि वलयाकृत की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो यहाँ लोग बोल रहे हैं कि माना ए बी इस तरीके से एक बार ए लेंगे, फिर बी लेंगे, फिर ए लेंगे, फिर बी लेंगे, ऐसे केंद्र लेना है। इस क्रम में हमें P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे अर्धवृत्त बनेंगे और सब में जो अंतर है वो 0.5 सेंटीमीटर का है, क्योंकि देखिए 0.5 सेंटीमीटर, अगला 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 है, फिर 2 है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर का उसमें अंतर है। दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या 1 सेमी, पहले 0.5 मतलब पहला पद हमें पता है, पहला पद P1 का मान 0.5
दूसरा पद 1.0 है, इस प्रकार लेते जाएंगे तो हमें P1, P2, P3 ऐसा P13 हमें क्या निकालना है, 13 वृत्त बनाए गए हैं। P1, P2, P3 लेके 13 वृत्त बनाए गए हैं। तो हमें पता करना है कि कुल लंबाई कितनी होगी, मतलब हमें SN का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले अर्धपरिध की लंबाई P1 निकालेंगे। तो पहले अर्धपरिध की लंबाई कितनी है, देखिए ये जो पहले ये परिध है यहाँ इतना बड़ा, इस परिध की लंबाई कितनी है। तो परिध की देखिए, परिध होता है 2πr, ध्यान से सुनना, परिध कितना होता है 2πr, लेकिन यहाँ अर्ध परिध बोला है तो 2πr/2 कर देंगे। देखिए परिध होता है 2πr, ये परिध का सूत्र है, लेकिन जब अर्ध परिध करेंगे तो उसका आधा करेंगे तो 2 कट जाएगा। अर्ध परिध कितना होता है πr, तो πr1 कर दिया। पाई का मान बाद में लेंगे 22/7, अभी वैसे ही रख दिया। और r1 का मान कितना है 0.5, जरा ध्यान रखना 0.5 का मतलब होता है, इसको बटे में लेंगे तो 0.5 का जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे ऐसे 10 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 1/2, 0.5 को 1/2 लेते हैं। तो यहाँ देखिए r1 का मान पहला 0.5 लिया, मतलब 1/2, तो π/2 आ गया। चाहे तो आप दशमलव में भी रख सकते हो, पर बेस्ट ये है। P2 πr2 आप दशमलव में भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। πr2 का मान कितना है, देखिए पहला त्रिज्या कितना था 0.5 था, पहली त्रिज्या कहाँ, ये देखिए 0.5, दूसरी त्रिज्या कितनी थी 1, तीसरी 1.5। तो दूसरी देखिए, दूसरी त्रिज्या 1 ले लिया r2 का मान, और गुणा करेंगे तो 1 पाई आ जाएगा, पाई का 1 में गुणा। P3 πr3 है, पाई गुणे r3 का मान कितना है, तीसरी त्रिज्या कितनी है, तीसरी त्रिज्या 1.5 है, तो तीसरी त्रिज्या 1.5 ले लिया। और 1.5 को भी वैसे ही कर लो, 15/10, इसको काटेंगे 5 से, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 3/2, 1.5 को 3/2 ले लिया, तो 3/2, और ये पाई 3/2 पाई हो गया। इस तरीके से एक अंगठित श्रृंखला बन गई, 1/2 पाई, 1 पाई। देखिए पहला पद क्या हो गया π/2, अब π/2 को उसने 1/2 पाई लिख दिया है, ये देखिए 1/2 पाई, उससे कोई फर्क नहीं, आप चाहे π/2 लिखो, चाहे ये लोग क्या उदाहरण वाले और गाइड वाले भटकाते रहते हैं। इधर देखिए चाहे π/2 लिखो, चाहे 1/2 पाई लिखो, दूसरा 1 पाई, चाहे पाई लिखो, तीसरा 3/2 पाई। इस तरीके से अंगठित श्रृंखला बन गई, और इसके हमें 13 पदों का योगफल निकालना है। तो पहला पद कितना हो गया 1/2 पाई, डी का मान इस सब में कितने कितने का अंतर है, 1/2 पाई का अंतर है, और S13 हमें निकालना, क्योंकि कुल कितने वृत्त अर्धवृत्त बनेंगे 13 अर्धवृत्त, हमें तो कुल 13 अर्धवृत्त की लंबाई निकालना है, S13 निकालना है। तो Sn = n/2, 2a + n - 1d, S13 निकालेंगे तो n का मान कितना है, n का मान 13 है। देखिए n का मान 13, तो n की जगह 13/2, 2 गुणे a का मान कितना है π/2 है, a का मान π/2। और ये देखिए यहाँ ये लोग इतना बेवकूफ बनाते हैं, क्या जरूरत थी यहाँ 1/2 पाई लेने। ये हो गया π/2, 2 गुणे a का मान π/2 प्लस n का मान कितना है, n का मान देखिए 13 -1, d का मान भी π/2, इसमें देखिए d का मान भी π/2 लिख देना। ओके, अब 13/2, ये 2 गुणे ये 2 कट जाएगा तो पाई, और 13 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 12, 12 को 2 से काटेंगे तो 6 पाई और पाई 7 पाई। अब ये 13/2 गुणे 7, पाई का मान 22/7 रख दिया, ये 7 कट जाएगा, 2 से 22 को काटेंगे तो 11 आएगा, 13 गुणे 11, 13 में 11 का गुणा करेंगे तो 143 आएगा। इसलिए 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 143 सेम। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ऐसा बटा में मत लो, आप इसको पॉइंट में ही रहने दो तो भी आपको आंसर आएगा। इसको क्या करना है, यहाँ 0.5 पाई ले लेना, इसको 1 पाई ले लेना, इसको 1.5 पाई ले लेना, और यहाँ a का मान 0.5 पाई रहने देना, और d का मान 0.5 पाई लेना, और फिर SN का फॉर्मूला लगाना। उसके बाद फिर है उदाहरण 5। किसी गांव में 2010 में 4000 लोग साक्षर थे, इस संख्या में प्रतिवर्ष 400 की वृद्धि हो रही, तो वर्ष 2020 में कितने लोग साक्षर होंगे। अब देखिए 2010 में 4000 थे, तो 2020 का निकालना बहुत आसान है। मतलब पहले कितने थे 4000, a का मान पहला पद मतलब शुरुआत में कितने थे 4000 लोग थे, a का मान कितना हो गया 4000, और हर वर्ष 400 की वृद्धि हो रही है, वृद्धि होते हैं तो d का मान प्लस में लेते हैं, d = 400, और हमें 2020 का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि 2010 से 2020 तक 10 साल होता है,
लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 2010 से गिनना शुरू करोगे तो गिनिए, चलिए 2010 से गिनिए। देखिए 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 2020। अब गिनिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 साल होते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, ऐसे 20 में से 10 घटा देंगे, 10 साल होता है। जबकि हम 2010 को नहीं जोड़ते, तो कुल 2010 से 2020 तक कुल 11 साल होंगे। n का मान 11 है, तो हमें Tn का मान निकालना है। ये देखिए वही बोला है, 2010 में 4000 है, फिर 4400 हो जाता है, मतलब 11 में 400 और बढ़ जाता है। 2012 में इसमें और 400 बढ़ जाएगा, 4800 हो जाएगा। तो 2020 में कितना होगा, हमें T11 पता करना है। Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, a का मान 4000 प्लस n का मान 11। देखिए यहाँ लिख दीजिए T11, n का मान 11 माइनस 1, d का मान 400, और 400 में 11 में 1 घटाएंगे 10 आएगा, 10 में 400 का गुणा 4000, 4000 में 4000 जोड़ेंगे 8000 आएगा। तो 2020 में कुल कितने लोग हो जाएंगे, 8000 हो जाएंगे। उदाहरण 6 देखिए, श्रीमती शेख को वर्ष 2015 में 1,80,000 रुपए वार्षिक वेतन वाली नौकरी मिली। कार्यालय ने उन्हें प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की वृद्धि देना तय किया, तो कितने वर्षों बाद उनका वार्षिक वेतन 2,50,000 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2015 में कितना था, 1,80,000 रुपए, और फिर प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की वृद्धि। यहाँ पे भी सेम ऊपर के जैसा क्वेश्चन है। 2015 में 1,80,000 था और हर साल 10,000 बढ़ रहा है, तो डी का मान 1,000 बढ़ रहा है। यहाँ देखते हैं कितना है, 10,000 बढ़ रहा है। तो हर साल 10,000 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डी का मान यहाँ 1,000 लिखा, यहाँ 10,000 हो जाएगा। इसको बना लेना 10,000। और हमें बताया है कि कितने वर्षों बाद उसका वेतन 2,50,000 हो जाएगा। मतलब Tn का मान दिया है और कितने वर्ष पूछा, मतलब n का मान पूछा है। Tn का मान 2,50,000 दिया है और n का मान हमें निकालना है। तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d। तो Tn का मान कितना है, 2,50,000 बराबर a का मान कितना है, 1,80,000 प्लस n का मान पता नहीं है, निकालना है माइनस 1, d का मान कितना है, 10,000। अब ये देखिए यहां से क्या करेंगे, 1,80,000 उधर जाके माइनस कर देंगे। इन्होंने क्या किया जरा देखते हैं, हाँ वही किया, 1,80,000 उधर जाके माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, n-1 गुणे 10,000 बचेगा, और 2,50,000 में 1,80,000 माइनस करेंगे तो 70,000 आएगा। फिर ये 10,000 उधर जाके भाग दे देंगे, 70,000 में 10,000 का भाग देंगे तो 7 आएगा, n-1 बराबर 7। ये माइनस उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8, n का मान 8। मतलब 8वें वर्ष में उसका कितना आ जाएगा, कौन से वर्ष में जाके 2,50,000 होगा, 8वें वर्ष में जाके 2,50,000 हो जाएगा। पहले कितना था, 1,80,000 था। हर साल 10,000 बढ़ रहा है, तो कितने वर्ष में 2,50,000 हो जाएगा, 8वें वर्ष में 2,50,000 रुपए हो जाएगा। अभी हम लोग करेंगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 में पहला क्वेश्चन देखिए। अब ध्यान रखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से सही विकल्प चुनो। तो अभी कैसा है, इसमें 10 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, और उसमें से एक ऑप्शन सही है, वो आपको यहाँ पे टिक करना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे रफ पे आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और कि इसका आंसर कौन सा आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। -10, -6, -2, 2 यह अनुक्रमणिका अंगठित श्रृंखला है। देखिए 3 में बोला अंगठित श्रृंखला है और डी के अलग अलग मान दिया, और 1 में बोला अंगठित श्रृंखला नहीं है। तो इन 4 में से कौन सा सही है हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। -10 है, -6 से पेन से लिखता हूँ क्योंकि इससे पेंसिल से थोड़ा कम दिखेगा आपको। पहला क्वेश्चन -10, -6, -2 और 2। चलिए इसमें सबसे पहले हम डी निकालते हैं। T2 - T1, T2 का मान कितना है, -6, और इस सूत्र वाला -T1 का -10। तो T2 - T1, T2 का -6 -10 हो जाएगा। तो यहां से -6 माइनस का गुणा +10, और 10 में से 6 गया 4। फिर दूसरा निकालते हैं T3 - T2। तो T3 का मान -2 है, सूत्र वाला माइनस, फिर T2 का मान -6 है,
-2 माइनस माइनस का गुणा +6, 6 में से 2 गया 4। फिर T4 माइनस T3, T4 का मान कितना है 2, सूत्र वाला माइनस, T3 का मान कितना है -2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सामान्य अंतर समान आ रहा है 4 4 4, इसलिए ये तो क्लियर हो गया कंघटित श्रृंखला है और इसमें D का मान कितना है 4। इधर देखिए अंघटित श्रृंखला है, D का मान कितना है 4 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है पहले का। उसके बाद दूसरा, जिस अंघटित श्रृंखला का प्रथम पद दिया है, सामान्य अंतर दिया है, अंघटित श्रृंखला के प्रथम 4 पद निकालने हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरे में A का मान दिया है, D का मान, प्रथम पद मतलब A का मान -2 और सामान्य अंतर D का मान भी कितना है -2। अब चलिए हम पहला पद निकालते हैं। पहला पद T1 का फॉर्मूला क्या होता है, A का मान कितना है -2, तो पहला पद कितना हो गया -2। दूसरा पद T2 निकालेंगे तो क्या होता है सूत्र, T1 + D। T1 का मान देखिए कितना आया -2 प्लस, इस सूत्र वाला प्लस, D का मान -2, तो -2 क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, ये देखिए -2 प्लस माइनस का गुणा -2, माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, तो 2 2 4 पर बड़ी संख्या कोई है नहीं तो आप कोई भी चिन्ह ले सकते हो। उसके बाद फिर T3 क्या है, T2 + D, T2 का मान कितना है -4 प्लस D का मान -2, तो -4 प्लस माइनस -2, देखिए प्लस माइनस का गुणा -2, माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 4 2 6 और बड़ी संख्या के सामने माइनस। और फिर निकालेंगे T4, T4 क्या होता है T3 + D, T3 का मान कितना है -6 आया, प्लस D का मान -2, -6 -2 कितना हो जाएगा -8। इस तरीके से आपको ये T1, T2, T3, T4 का मान मिल गया। ये देखिए -2, -4, -6, -8, तो 4 पद आपको निकालने थे, 4 पद आपको मिल गया। क्या क्या मिला, -2, -4, -6, -8। इधर देखिए दूसरे वाले में -2, -4, -6, -8, तो कौन सा सी वाला ऑप्शन सही है, बाकी A, B और D गलत है। चलिए तीसरा, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब देखिए 30 प्राकृत संख्याएं हैं कौन कौन सी, 1 2 3 4 ऐसे 30। तो इसमें पहला पद T1 का मान कितना है 1, अंतिम पद Tn का मान कितना है 30, और कुल इसमें पदों की संख्या 1 से 30 तक कितनी है 30 है, n का मान भी 30 है। अब आप बोलोगे नहीं ये तो Tn का मान रहता है, लेकिन इसमें पदों की संख्या भी 30 है क्योंकि बीच में कहीं गैप नहीं है, 1 से 30 तक की पूरी संख्या है। तब हम निकालेंगे Sn, n/2 T1 + Tn, n का मान कितना है 30/2, T1 का मान 1 और Tn का मान 30। 30 पदों का निकाला है ना, हाँ 30 पदों का, तो 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 गुणे 30 में 1 जोड़ेंगे 31। अब 15 में 31 का गुणा करो, 15 के 15 15 45, 1 46, कितना आएगा 465। तो देखिए 465 कौन सा है, देखिए बी वाला ऑप्शन 465 है, तो बी सही है, A, C और D गलत है। दी गई अंगरती श्रृंखला में T7 4 दिया है, N7 दिया, D-4 दिया है, तो A का मान निकालना है। अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन में T7 दिया है कितना 4, N7D-4, N7D-4 और A का मान हमें निकालना है। यहाँ अगर N का मान नहीं दिया होता तो भी क्वेश्चन चल जाता है, नो प्रॉब्लम। A का निकालना है तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1D, तो T7 कितना हो जाएगा, A का मान 4 प्लस N का मान 7 -1, D का मान हमें है -4। A का मान निकालना है, T7 का है, A का मान निकालना है, तो A को ऐसे ही लिखेंगे। देखिए T7 लिख दिया, N का मान 7 है, तो A का मान पता नहीं है तो A को ऐसे लिखेंगे, प्लस N का मान कितना है 7 -1, D का मान कितना है -4। अब T7 का पूरा मान देखेंगे, T7 का पूरा मान कितना है 4A + 6 × -4, ये 7 में से 1 दिया 6 गुणे 4। अब A और A प्लस माइनस का गुणा माइनस 6 चौक 24, 24 को इधर लेके आओ, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और A का मान आएगा 28। इस तरीके से A का मान 28 आ गया पहला पद। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही, देखिए D वाला ऑप्शन सही है 28, तो चौथे का D सही है, बाकी 3 गलत है। पांचवा देखते हैं
ए का मान 3.5 है, डी का मान 0 है, तो टीएन निकालना है। चलिए पांचवा, ए का मान 3.5 है, डी का 0, तो हमें क्या निकालना है, टीएन क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान 3.5 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, और डी का मान 0 करेंगे। अब 3.5 प्लस एन माइनस 1 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3.5 आएगा। तो इस तरीके से टीएन का मान कितना आ गया, 3.5। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, जिसमें टीएन का मान कितना है, 3.5। छठवां, एक अंकगणित श्रृंखला में प्रथम दो पद -3, 4 हो तो 21वां पद ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे छठवें क्वेश्चन में 2 पद दिया गया है, मतलब T1 का मान दिया है और T2 का मान दिया है। कितना दिया है, एक -3 दिया है, दूसरा 4 दिया है, -3 और 4। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं A का मान कितना होता है, T1 मतलब -3, और फिर निकालेंगे यहाँ पे D का मान। तो D का मान कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, तो T2 कितना है, 4 माइनस T1 कितना है, -3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 आएगा कितना, 7। इस तरीके से D का मान 7 आ गया, A का -3 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, 21वां पद निकालना। तो पहले nवां पद का सूत्र क्या होता है, Tn, A प्लस n माइनस 1D। तो हमें 21वां पद T21 निकालना है। A का मान देखते हैं, A का मान कितना है, -3 प्लस n का मान देखिए यहाँ से 21 है, 21 माइनस 1। फिर D का मान देखेंगे, D का मान कितना है, 7। अब इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा -3 प्लस 21 में से 7 जाएगा तो कितना, 14 गुणे 7। अब 14 में 7 का गुणा करेंगे 98 आएगा, 98 में 3 माइनस कर देंगे तो 95 आएगा। तो कितना आंसर आना चाहिए, 95। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। -3 और 4 है, प्रथम दो पद दिया, एक -3 और दूसरा 4 दिया। तो T1 का मान -3 और T2 का मान कितना दिया है, 4। तो पहले A का मान कितना हो गया, -3, D का मान कितना, T2 माइनस T1। तो 4 में से ऋण 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। और फिर हमें क्या निकालना है, 21वां पद निकालना है। तो यहाँ पे A प्लस n माइनस 1D, A का मान कितना है, -3 प्लस n का मान 21 माइनस 1, D का मान 7। और फिर -3 और 14 में 7 का गुणा करेंगे, 98 आएगा, 98 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 95। इसमें देखते हैं 95, तो कोई आंसर नहीं मिल रहा है। एक अंकगणित श्रृंखला में प्रथम दो पद -3, 4 हो तो 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें सी वाला ऑप्शन दिया 137। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। प्रथम दो पद दिया है -3, 4, -3 और 4। ए का मान मतलब T1 के बराबर, तो पहला हो गया है -3, और D का मान T2 में से T1 घटाएंगे, 4 में से -3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। फिर हमें 21वां पद निकालना है। तो 21वां पद Tn बराबर A प्लस n माइनस 1D। तो यहाँ से देखिए A का मान कितना है, -3 प्लस n का मान 21। हाँ, यहाँ पे देखिए 21 में से 1 जाएगा तो 20 आएगा, 21 में जाए 20, 20 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 140। 140 में 3 घटाएंगे, 140 में 3 घटाएंगे तो 137 आएगा। तो 137 उत्तर आएगा। तो कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। अब 7वां देखते हैं। एक अंकगणित श्रृंखला के लिए D का मान 5 है तो T18 माइनस T13 ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 कितना दिया है, D का मान 5 दिया है, और आपको निकालना क्या है, T18 माइनस T13, T18 माइनस T13। ध्यान से देखना है, Tn वाला यही फॉर्मूला मैं 2 बार लगाऊंगा, यहाँ एक बार T18 में, एक बार T13 में। T18 में लगाऊंगा तो A प्लस 18 माइनस 1D, ये देखिए इसमें लगाया, फिर माइनस, फिर T13 में लगाऊंगा तो A प्लस 13 माइनस 1D। अब ये A प्लस 18 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 17D, और यहाँ A प्लस 13 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 12D। अब ब्रैकेट ओपन करिए, ओपन करेंगे तो ये -A माइनस 12D हो जाएगा। अब देखिए A और A कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस A एक माइनस A है। 17D में 12D घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5D। अब D का मान दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे रख दीजिए 5 गुणे 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25। मतलब T18 माइनस T13 का मान 25 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 25 कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। 3 की प्रथम 5 गुणज संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब हमें देखना है कि 3 की 5 गुणज संख्याएं कौन कौन सी हैं।
तो सबसे पहले 3 की 5 गुणज संख्याएं देखिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, कितना हो गया? 5 संख्या हो गई। इसका हमें योगफल निकालना है। तो आप चाहे तो, क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन, तो आप इसको जोड़ के भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको जोड़ लीजिए और फिर 3 की प्रथम 5 गुणज संख्या है। तो देखिए 5 गुणज संख्या 1 2 3, गुणज मतलब पहाड़े में आने वाली संख्या, तो 3 की पहाड़े की संख्या 1 2 3 4 5, इनका योगफल निकालना तो आप जोड़ के इसलिए बता सकते हैं। 15 10 25 27 9 36 6 42 3 45, देखिए जोड़ के 45 आ रहा है। लेकिन अगर बाय दो आप सूत्र से करना चाहते हो तो आप ये SN वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, n/2 T1 प्लस Tn, इस सूत्र से भी करेंगे तो भी 45 आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ n का मान 5 है, T1 मतलब पहला पद 3 है और Tn मतलब अंतिम पद 15 है। तो ये हो जाएगा 5/2 गुणे 15 3 18, और 2 से 18 को काटेंगे 9 9 पचे 45, तो भी आंसर 45 ही आएगा। इसका मतलब इसमें कौन सा आंसर सही है? ए वाला। 15 10 5 इस संगठित श्रृंखला के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। अब इसके 10 पदों का योगफल निकालना है तो हमें देखेंगे कि इसमें क्या है अंगठित श्रृंखला, 15 10 5, तो इसमें ए का मान कितना है 15, डी का मान कितना है T2 माइनस T1 होता है, 10 में से 15 घटाएंगे -5 आएगा। और फिर 10 पदों का योगफल निकालना मतलब हमें S10 निकालना है। तो n/2 2a प्लस n-1d, यही तो SN का फॉर्मूला होता है। अब n का मान कितना है, यहाँ देखिए n उसने बोला है ये प्रथम 10 पदों का योगफल मतलब S10 निकालना है, SN का फॉर्मूला है। तो S10 निकालेंगे, n का मान 10, 10/2, 2 गुणे a का मान, a का मान कितना है 15 प्लस फिर n का मान 10 -1 और d का मान कितना है -5। अब 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5, और ये 15 दूना 30 प्लस ये 10 में से 1 गया 9, 9 में ऋण 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा ऋण 45 आएगा। अब ये हो जाएगा 5 गुणे 30 ऋण 45 कितना आएगा ऋण 15। अब ऋण 15 का गुणा करेंगे तो ऋण 75 आएगा, ऋण 15 का 5 के तो -75 आएगा। यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला, कितना है -75। उसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन लास्ट है। किसी अंगगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद 1 हो तो nवां पद 20 हो तो यदि SN बराबर 399 हो तो n का मान ज्ञात करो। अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो अपने को प्रथम पद दिया है, प्रथम पद मतलब a का मान, 10वां क्वेश्चन, a का मान दिया है कितना, a या इसी को T1 भी बोलते हैं, इसका मान दिया है 1 और nवां पद 20 दिया है। nवां पद मतलब Tn का मान कितना दिया है 20 और SN का 399 दिया है और हमें n का मान निकालना है। तो SN का हम फॉर्मूला लगाएंगे दूसरा वाला, n/2 T1 प्लस Tn, ये फॉर्मूला है। SN का मान रख देंगे कितना 399, n का मान पता करना है हमें तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, T1 का मान 1 है और Tn का मान 20 है। ये 2 को इस तरफ ले लो तो 399 गुणे 2 हो जाएगा, भाग है इधर आके गुणा हो जाएगा, n गुणे 21। अब ये 399 में 2 का गुणा कर लो, 2 9 18, 2 9 18 19, 2 3 6 1 7, 798 और 21 का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा और ये आएगा कितना n। तो 798 में 21 का भाग देना है तो इसको चलिए काट लेते हैं। पहले मैं इसको 7 से काट देता हूँ, 7 3 21 है, 7 21 7 21 7 चौक 28, फिर 3 से काट देता हूँ, 3 3 9 और 3 8 24। तो आंसर n का मान कितना आ जाता है 38। तो यहाँ देखते हैं आंसर 38, ये देखते हैं कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही है। तो इसका मैं फोटो आपको भेजूंगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहले पूरा क्वेश्चन रहेगा। जिसके पास टेक्स्ट बुक है उनको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी, ऐसा मतलब एग्जाम में आपको ऐसे ही उत्तर लिखना है, केवल आपको क्वेश्चन लिख के आंसर लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं है।